Yeah, hi all. This is Pankaj Pava from Abgyan Overseas. Today we are going to take all the questions which we are receiving through counseling and like the questions which our counselors are getting day by day from students and parents, right? So I have few people over here who are going to ask all those questions like which we are getting. तो क्वेश्चंस को हम ऐसे लेंगे कि मतलब आपने अभी तक जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है, नॉट ओनली फ्रॉम अबग्यान ओवरसीज़, आपने अगर किसी और कंसल्टेंट्स के थ्रू भी अप्लाई किया है तो आपके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सी क्वेरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोलते हैं कि अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई किया तो हमारा ऑफर लेटर कितने दिन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि हमें कितनी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहाँ से श्योर शॉट हमारा ऑफ़र आ ही जाएगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने के लिए। तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनका हम वन बाय वन लाइक सारे क्वेश्चंस लेंगे एंड आपको उसका एक्चुअल रियलिटी बताएंगे कि मतलब एक्चुअल ऐसा होता भी है या नहीं होता और आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, आपको किस तरह से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, लाइक मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, राइट। सो लेट्स टेक योर क्वेश्चंस। क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इफ वी आर प्लानिंग टू स्टडी? देखिए टोटली डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, राइट। लेकिन बेसिक अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ, आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स 10th 12th, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन, इस सब की आपकी मार्कशीट्स होनी चाहिए, कंसोलिडेटेड मार्कशीट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए आपके पास में। अगर उस कंट्री में कोई आइल्स का स्कोर रिक्वायर है तो आइल्स का स्कोर आपका रिक्वायर होगा, ठीक है, आइल्स या फिर पीटी या फिर टॉफल कोई भी, राइट। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई GRE GMAT आपने दिया हुआ है जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो उसमें रिक्वायर है तो वो भी आपका रिक्वायर है। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, 80% मार्क्स हैं एंड रिसर्च पेपर्स भी हैं और काफ़ी अच्छे SOPs एंड LORs हैं, बट उन्होंने ये बताया कि मैं XYZ कंसल्टेंसी के थ्रू मैंने एप्लीकेशन अप्लाई करा था, बट उन्होंने वही यूनिवर्सिटी दी, फॉर एग्जाम्पल रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी दी या फिर रीगल यूनिवर्सिटी दी, जिनके साथ उनका टाई अप है, अच्छा खासा वो मिलता है, कमीशन मिलता है, बट जितना मैंने अपने एंड से रिसर्च करा उनका वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी लो है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो आप लोग डील नहीं कर देना, लाइक इस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी प्रोफाइल सबमिट करेंगे, प्रोफाइल सबमिट करने से पहले हमारा एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट आपको हमें कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना आपको जस्ट हमें आपकी प्रोफाइल शेयर करनी है, जो कि हम कुछ एक फॉर्मेट शेयर करेंगे आपको। उस फॉर्मेट में हमें आपकी कुछ एकेडमिक डिटेल्स रिक्वायर रहती हैं, आपकी जो प्रोफेशनल अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो हमें रिक्वायर रहता है, उन सब की सिर्फ डिटेल्स रिक्वायर होती हैं। उनके बेसिस पे हम प्रोफाइल इवैल्यूएट करके जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो ऑप्शंस हम आपको शेयर करेंगे। साथ में हम आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट लिंक्स भी शेयर करते हैं, जिससे कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट एकदम डीप नॉलेज ले सकते हैं। जितना भी आपका कोर्स है, कोई आपका करिकुलम है, सिलेबस है, वो सारा कुछ उस पर स्टडी कर सकते हैं। उसकी रैंकिंग क्या है, ये सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डिंगली आप 2 से 3 दिन, 4 दिन या 1 वीक का टाइम लेके वो सारी यूनिवर्सिटी जो हैं उनके बारे में जितनी भी डिटेल्स आप ले सकते हैं वो सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली फाइनलाइज़ कीजिए किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है या नहीं जाना। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं तो हमारी काउंसलर्स अवेलेबल रहते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। वो आपको यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे, लाइक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी का वीज़ा सक्सेस रेट क्या है, यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट एंड ऑल क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे। अकॉर्डिंगली आप चूज़ कीजिए, राइट। और ऐसा भी नहीं कि आपको कोई वन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना, हम आपको मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक एप्लीकेशन हमारे पास या एक प्रोफाइल हमारे पास चाहिए तो हर एक प्रोफाइल को हम मिनिमम 10 to 20 ऑप्शंस देते हैं, अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। एंड सर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि SOPs मेन थिंग जो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा वेटेज देती है उसको, बट स्टूडेंट्स उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। दे जस्ट थिंक कि हाँ हमने बस आंसर कर दिया एंड दैट इज इट, बाकी हमारा काउंसलर देख लेगा, उसको एडिट कर लेगा। तो सर उसमें स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस मिलनी चाहिए? सपोज कीजिए जैसे SOP हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अगर वो पेंडिंग है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है काउंसलर हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जेन्युइन चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सपोज़ कीजिए आपके कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कोई और चीज़ है जिनके बारे में आपका काउंसलर जानता ही नहीं हो, और अगर वो ऐसी SOP बना के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सबमिट करता है तो आपकी प्रोफाइल को वेटेज नहीं मिलती। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि SOP के लिए बेशक आप अपने काउंसलर की हेल्प लो, लेकिन एटलीस्ट अपनी एक ड्राफ्ट SOP उसको शेयर करो, जिसमें कि अपने बारे में जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन दो। अकॉर्डिंगली काउंसलर की हेल्प लेके और खुद की जो आपने ड्राफ्ट SOP की है, अकॉर्डिंगली अपनी दोनों की SOPs को एक फाइनल ड्राफ्ट चेक करके फिर फाइनलाइज कीजिए। ओके, सो सर जैसे कि हम लोग यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं अपनी एप्लीकेशन, तो टाइम लगता है ऑफर्स आने में।
तो लेट से कि किसी यूनिवर्सिटी का टाइम था हमारे पास कि टर्न अराउंड टाइम 30 to 40 days का, एंड दैट हैज़ एक्सीडेड। तो नाउ द स्टूडेंट कैन लाइक कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटी कि हमें ऑफर नहीं मिल रहा है, वी वांट टू लाइक कनेक्ट विद यू, वी वांट टू गेट ऑन अ मेल and connect with them to know what is the progress and what is happening, why is our application still in assessment, why is there not been a decision made yet. So देखिए अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन की कंप्लीट डिटेल्स आपके कंसल्टेंट के पास में होगी। आप इंडिविजुअली अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अप्रोच करते हो, सपोज़ कीजिए आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल अज्ञान ओवरसीज़ के थ्रू आपने अप्लाई किया, और अज्ञान ओवरसीज़ में आपको जो टर्न अराउंड टाइम था एप्लीकेशन का, फॉर एग्जांपल हमने बताया आपको कि 30 डेज़ है, और 30 डेज़ में अगर ऑफर नहीं आया तो उस टाइम पे अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करोगे, कोई मेल भी करोगे या कुछ भी करोगे, तो यूनिवर्सिटी आपको आंसर नहीं कर पाएगी। रीज़न बीइंग आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी सारी डिटेल्स जो भी है वो एक कंसल्टेंट पोर्टल के थ्रू होती है, जिसका कि कंसल्टेंट को एक स्पेसिफिक आईडी मिलती है। तो यूनिवर्सिटी उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए उस पर्टिकुलर आईडी पे ही रिवर्ट करता है, और कंसल्टेंट के साथ ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी उनको कंसल्टेंट्स को कॉल कर रही है या फिर उनके साथ ओवर द फोन कॉल कनेक्टेड है। एक एजेंट पोर्टल होता है जिसके थ्रू सारा कम्युनिकेशन होता है। तो पोर्टल पे ही है जो यूनिवर्सिटी जो भी है रिवर्ट करती है, पोर्टल पे से ही जो कंसल्टेंट है आपका वो यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करता है। तो 30 to 40 डेज़ के बाद में भी अगर आपका ऑफ़र नहीं आया और टाइम एक्सीड हो रहा है, तो वो इस केस में होता है कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के पास हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जितनी वॉल्यूम में उसके पास एप्लीकेशन है उनके अकॉर्डिंगली रिवर्ट करती है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलिए अगर 30 डेज़ में रिवर्ट नहीं आया तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आ जाएगा, राइट। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर 30 डेज़ में आपका रिवर्ट नहीं आया उस यूनिवर्सिटी से, तो ये तो मान के चलिए कि आपका जो है रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि मोस्टली रिजेक्शन जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ है। तो अपने कंसल्टेंट के साथ रेगुलर टच में रहिए, और कोई भी कंसल्टेंट हो, लाइक कोई भी काउंसलर या फिर कोई भी कंसल्टेंट कोई अननेसेसरी डिले नहीं करवाता। डिले जो होता है वो यूनिवर्सिटी एंड से होता है, और वहाँ कोई मोनोपोली नहीं चलती। रीज़न भी अगर आप कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज़ में स्टडी करने जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऐसी है कि मतलब जो सिर्फ एडमिशन लेने के लिए बैठी है। वो यूनिवर्सिटी भी आपकी एलिजिबिलिटी एंड आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही आपको ऑफर जनरेट करती है। So sir, let's not talk about the marks now कि स्टूडेंट की प्रोफाइल लेट से बहुत अच्छी है, और स्टूडेंट्स के पास ऐसा क्वेश्चन होता है कि वी आर अ बिट डिलेड कि हमने अभी अप्लाई नहीं किया है। सो लेट से कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अभी ओपन है US में टिल जून फॉर द फॉल इनटेक, एंड सेम इन ऑस्ट्रेलिया कि हमारे पास जून तक एप्लीकेशन डेडलाइन है जुलाई इनटेक के लिए। तो उस चीज़ में आता है स्टूडेंट्स कि हम लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं फॉल इनटेक के लिए या समर इनटेक के लिए। सो स्टूडेंट्स को लाइक ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम लोग अभी अप्लाई नहीं कर सकते, वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल। तो उस चीज़ में स्टूडेंट्स कभी कभार कहते हैं कि नहीं, हमें दूसरा एजेंट कांटेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग वी कैन सबमिट योर एप्लीकेशन, सो व्हाट कैन यू डू अबाउट दैट? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर कोई भी जेन्युइन एजेंट है या फिर जेन्युइन कंसल्टेंट है और उसको मालूम है कि अगर आपकी एप्लीकेशन अभी सबमिट होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में और आपका वीज़ा नहीं आ पाएगा ऑन टाइम या बिफोर टाइम, तो सबसे पहले वो कंसल्टेंट या फिर वो काउंसलर आपकी जो एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, वो आपकी एप्लीकेशन लेगा नहीं। वो आपको सही जो जेन्युइन काउंसलिंग है वही बताएगा कि आपका ये इनटेक पॉसिबल नहीं है, इससे नेक्स्ट इनटेक पॉसिबल है, राइट। क्योंकि रीज़न बीइंग, देखो, अननेसेसरी डिले करने का किसी को भी कोई वो नहीं है कि कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी काउंसलर अननेसेसरी आपकी एप्लीकेशन को डिले करे। लेकिन अगर वो श्योर है कि आपका वीज़ा ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम नहीं आ सकता, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेगा। और आप भी देखिए, एक चीज़ मानकर चलिए कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, तो एप्लीकेशन से लेकर लाइक आपके ऑफ़र से लेकर आपके वीज़ा तक कम से कम 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगता है। तो ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करो। अगर आपको मालूम है कि अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो और अभी से 2 महीने के बाद में आपका जो है इनटेक स्टार्ट होने वाला है, तो इतनी जल्दी अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो, 30 डेज़ बाद आपका जो है ऑफ़र आ रहा है या 45 डेज़ के बाद ऑफ़र आ रहा है, तो आप खुद ही सोचिए कि उसके बाद में आपका वीज़ा कितने टाइम में आएगा। क्योंकि ऑफ़र लेटर लेना फिर भी ईजी टास्क है, लेकिन वीज़ा में आपको कोई गारंटी नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। वीज़ा ना तो आपके कंसल्टेंट के हाथ में है ना आपके खुद के हाथ में। वीज़ा में डिले भी हो सकता है, वीज़ा जल्दी भी आ सकता है, तो वीज़ा के लिए कोई वो नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी भी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कम से कम 6 महीने पहले अप्लाई कीजिए। 6 महीने पहले जो है आप अपनी जो है एप्लीकेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एंड ऑल है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ की, राइट। वैसे सजेस्टेड टाइम तो मैं ये बोलूँगा कि 9 मंथ से पहले आप ट्राई कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप डिले हो जाता है तो 6 मंथ का टाइम लेकर चलिए। सपोज अगर किसी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी से
डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिट मिला है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एंड किसी कॉलेज से या फिर लो रैंक यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री के लिए एडमिट मिला है, तो उसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? देखिए, अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर लो रैंक कॉलेज या फिर लो रैंक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ से अगर आप अपनी डिग्री कर रहे हो या फिर डिग्री के लिए जा रहे हो, तो उसमें वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट, एज़ कम्पेयर टू कोई अच्छा कॉलेज है, अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी जहाँ से आप डिप्लोमा कर रहे हो, वहाँ से आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसका कि लो रैंक है, तो वहाँ पे ये भी चांस हो सकता है कि आपको ऑफ़र तो मिल जाए, लेकिन आपको जो वीज़ा सक्सेस रेट ना हो। और स्टूडेंट को कितना बजट लेके चलना चाहिए अगर वो किसी भी कंट्री से ट्रैवल प्लान कर रहा है, वेदर इट इज कनाडा, यूएसए, यूके और एनी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री? जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं हमारे बोलते हैं 15-10 लाख का बजट है, इसमें लिविंग एक्सपेंसेस एंड ट्यूशन भी दोनों इंक्लूडेड है, इतने में ऑप्शन चाहिए, तो ये चांसेस हैं इसमें? देखिए, अगर इन कंट्रीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो इनकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है आपके फाइनेंसेस। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपके जो है वीज़ा सक्सेस रेट के मतलब चांसेस हैं। अगर आपके फाइनेंसेस ही अच्छे नहीं हैं तो नो डाउट, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ अप टू द डेट हैं, आइल्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन अगर फाइनेंसेस अच्छे नहीं है तो वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट होने का सबसे बेसिक और मेन रीज़न आपके फाइनेंसेस होते हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए कोई आपका कंसल्टेंट या फिर कोई काउंसलर आपको जो है कम बजट की कोई यूनिवर्सिटी भी दे देता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख के बजट की, 12 लाख के बजट की, जो कि लो रैंक यूनिवर्सिटी है, तो कोई ऐसा शॉर्ट ही नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी से ऑफर आ जाने के बाद आपका वीज़ा भी आ जाएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। एंड अगर कोई स्टूडेंट मल्टीपल कंसल्टेंट्स के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है, तो उसके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, उस पर्टिकुलर कंट्री में बैन होने के चांसेस हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कंट्री में आप बैन हो जाओगे, राइट। अगर मल्टीपल कंसल्टेंट के साथ में आप काम कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल किसी कंसल्टेंट ने आपकी एप्लीकेशन सबसे पहले पंच कर दिया और वो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी पे सबमिट हो गई है, तो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी है। तो कोई और कंसल्टेंट अगर उस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करता है सेम प्रोग्राम के लिए, तो यूनिवर्सिटी पहले उस कंसल्टेंट को बता देगी कि हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, तो ये डुप्लीकेट एप्लीकेशन। और स्टूडेंट्स को पैकेज सिस्टम के साथ डील करना के साथ प्रोसेस करना चाहिए एप्लीकेशन। जैसे मोस्टली अगर नॉर्थ इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, पंजाब, हरियाणा या गुजरात को के लिए, तो इन डिफरेंट पैकेज सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसमें हम डील करना चाहिए स्टूडेंट्स को क्यों? देखिए, जो पैकेज सिस्टम है, मतलब ये मैंने भी अगर नोटिस किया तो हमारे दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो कि पैकेज सिस्टम या कोई देखता है, और पैकेज सिस्टम जैसी कोई चीज़ भी नहीं है, ये कुछ एक कंसल्टेंट्स ने खुद से ही बना रखी है, राइट। तो पैकेज सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आपकी अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हो, वहाँ कोई एप्लीकेशन फ़ी होगी, तो सबसे पहले आपको वो पे करनी है, वो भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करनी है। उसके बाद में आपको ऑफर आने के बाद में अगर कोई ट्यूशन फ़ी पेमेंट है तो वो भी आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करना है, राइट। उसके बाद में अगर कोई आपके वीज़ा के चार्जेस हैं तो आपको एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पे करनी होती है। तो आपके कंसल्टेंट को आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, राइट। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स जो हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट आपसे कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लेते। अब ज्ञान ओवरसीज़ भी आपसे कोई कंसल्टेंसी चार्जेस, कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लेता, राइट। रीज़न बीइंग क्योंकि किसी भी कंसल्टेंट को आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो उनको जो है कमीशन पे होता है, जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पे होता है। तो इसीलिए कंसल्टेंट्स जो हैं स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते, लाइक जेन्युइन कंसल्टेंट तो स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते। बाकी अदर कोई कंसल्टेंट अगर कोई चार्ज कर रहा है तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अभियान ओवरसीज़ कोई भी चार्ज नहीं देता है। मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को कितनी फाइल करनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए? अगर कोई स्टूडेंट होता है जो 20 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुके हैं, तो वो उनकी वीज़ा प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? तो वो 20 यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई किया, तो अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगा, जाओगे तो एक ही यूनिवर्सिटी में, 15-20 यूनिवर्सिटी में एक साथ तो जाओगे नहीं, ठीक है। अब अगर वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है और तब आप 20 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद में अप्लाई कर रहे हो, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। अननेसेसरी आप अपना जो है अमाउंट, एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है स्पेंड कर रहे हो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। अच्छे से पहले जितने भी ऑप्शन आपके कंसल्टेंट ने आपको दिए उनको स्टडी करो, और मैक्सिमम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, वो इनफ है। 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में क्यों बोल रहा हूँ, टू बी ऑन अ सेफर साइड। इन केस अगर किसी भी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपका ऑफर नहीं आया, तो आपके पास बैकअप में अदर ऑप्शंस रहने चाहिए कि चलो यहाँ से ऑप्शन नहीं, ऑफर नहीं आ रहा है तो ठीक है यहाँ से। यस।
दैट्स लाइक मोर देन इनफ। अननेसेसरी आपको पैसा स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो, फॉर एग्जांपल यूएसए में, कनाडा में, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी है जो कि $100 मिनिमम अमाउंट रहता है। तो आपको वो अमाउंट भी देख कर चलना है कि अगर आप वो पैसा सेव कर सकते हो तो आप कीजिए। अगर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है तब भी मैं 4 से 5 ही बोलूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप करोगे तो फिर उसमें ये है कि एक तो आपकी जो है एप्लीकेशन मतलब 10 कंसल्टेंट्स के पास जाएंगी, अननेसेसरी में आपकी डिटेल्स यहाँ से वहाँ शेयर होती रहेंगी। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ में डील कीजिए। एंड इफ द स्टूडेंट हैज रिसीव्ड लाइक स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी बट अब वो डिफर करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें लाइक स्कॉलरशिप भी डिफर करनी है, तो उस केस में हो जाता है। देखिए दैट टोटली लाइक यूनिवर्सिटी का डिसीजन रहेगा। वो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कंसल्टेंट को बोला आपके और कंसल्टेंट आगे डेफर करवा दे। अगर यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि ठीक है यूनिवर्सिटी आपकी स्कॉलरशिप भी डेफर करिए नेक्स्ट इनटेक में, वो तभी होगा। अगर यूनिवर्सिटी की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बोलती कि लाइक डेफरमेंट में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, तो वो आपको नहीं मिलेगा। और डेफर भी आपका उसी केस में होगा जिस केस में आपने कोई अपनी ट्यूशन फ़ी वगैरह या फिर ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट कुछ अमाउंट पे किया है तभी। अगर सपोज़ कीजिए आपका जस्ट सिर्फ ऑफ़र आया और उसके बाद में आप बोल रहे हो कि नहीं मैं अभी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि सितंबर की वजह मुझे जनवरी इनटेक मिल जाए, तो बेसिस ऑन दैट ऑफ़र आपको डेफर नहीं होता केस। आपको उसके लिए ट्यूशन फ़ी पे करनी कंपल्सरी। सो व्हेन वी लाइक सबमिट द एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट, तो वो तुरंत हमें 1-2 दिन बाद करते हैं कि मैम को अपडेट आया यूनिवर्सिटी से, कितना टाइम लगता है आपको सबमिशन के लिए। कुछ बोलते हैं कि मैम आपका बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम है, आप छोड़ दो, मैं कहीं और से करवा लूँगा। तो उस केस में हम स्टूडेंट को क्या रिप्लाई करें? देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई काउंसलर है या कोई कंसल्टेंट है, मैं तीनों के लिए बोलूँगा, अगर आप किसी कंसल्टेंट के साथ में ऑलरेडी डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपको हो गया है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए, उसके बाद में किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास भी जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में आपको ऑफ़र दे देगा। अगेन वो आपके 15-20 दिन या फिर 30 डेज़ का टाइम लेगा। तो रादर देन स्पेंडिंग दैट टाइम ऑन अ न्यू कंसल्टेंट, ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपने जिस कंसल्टेंट के साथ में आप डील कर रहे हैं उसी से ही आप कंटिन्यू फॉलोअप लीजिए, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर या कॉलेज में आप अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन सबमिट करते हो, तो हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मोनोपोली नहीं होते हैं। कुछ एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो कि प्राइम कंसल्टेंट होते हैं, उसके कुछ कंसल्टेंट जो है प्राइम कंसल्टेंट होते हैं, जहाँ पे कंसल्टेंट की थोड़ी मोनोपोली होती है। वो किस बेस पे होती है? फॉर एग्जांपल अब मैं अज्ञान ओवरसीज़ हूँ, अगर मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को हर इनटेक में 100+ एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी का मैं एक प्राइम कंसल्टेंट हूँ। तो मैं उस यूनिवर्सिटी में थोड़ी मेरी मोनोपोली ये हो सकती है कि अगर कोई मेरे स्टूडेंट का ऑफ़र है जिसको कि मतलब मान लीजिए कि 30 डेज़ हो गए हैं और वो नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर जो है एक फॉलोअप लेकर उसको थोड़ा जल्दी करवा सकता हूँ। लेकिन उस केस में भी स्टूडेंट एलिजिबल होना चाहिए तभी। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है, उसमें कोई मोनोपोली नहीं चलती, राइट। और दूसरा क्या है कि कई बार यूनिवर्सिटी के पास, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मतलब एप्लीकेशन का जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई होता है, तो उस केस में यूनिवर्सिटी को टाइम लगता है, तो उसमें कोई कंसल्टेंट भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं प्राइम कंसल्टेंट हूँ मैं तब भी कुछ नहीं कर सकता। अगर यूनिवर्सिटी के पास में हाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं तो वो अपना टाइम लेकर ही अकॉर्डिंगली आपका ऑफर रिलीज़ करती है। एंड कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि उनको लगता है कि अगर हमारे साथ टाई अप है यूनिवर्सिटीज़ का, तो भले ही वो एलिजिबल हो या ना हो, उनका एडमिशन कंफर्म। तो इज़ इट ट्रू? देखिए इसमें क्या रहता है ना, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसी जगह पे स्टडी करने जा रहे हो तो वहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आपकी जो प्रीवियस आपकी कोई भी क्वालिफिकेशंस है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेशन है, कुछ भी, वो उन सब के बेसिस पर ही आपको जो है नेक्स्ट एडमिशन देंगे। तो उसमें कोई ये नहीं हो सकता कि आपने इंडिया के कोई बहुत ही टॉप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया तो आपकी जो एप्लीकेशन सिलेक्ट हो ही जाएगी। इंडिया में कोई बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंट भी है तो उसके पास भी स्टूडेंट्स के रिजेक्शंस आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं। इसीलिए जो है हम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, सो दैट कि अगर कहीं एक जगह से आपका रिजेक्शन आया तो दूसरी जगह पर बैकअप में कोई सेफ ऑप्शन है, राइट। So some students say कि let's say कि मेरे को US में एडमिशन लेना है, तो दे से कि हमें मैम GRE GMAT नहीं देना, हमें एप्लीकेशन फीस भी नहीं देनी, आप हमारा एडमिशन करवा दो बस। तो उस केस में मतलब स्टूडेंट्स की प्रोफाइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो अगर आप GRE GMAT दिए बिना आप ऑप्शंस देखते हो तो सबसे पहली चीज़ तो लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप जिस भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो उसमें GRE GMAT रिक्वायर है और आप विदाउट GRE और GMAT के ऑप्शन देखते हो तो आपको जो काउंसलर है वो आपको बेशक ऑप्शन दे देगा, लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन अगर आपका GRE और GMAT आपने दे रखा है, दोनों में से कोई भी, ठीक है, और आपका एक अच्छा स्कोर है, तो अकॉर्डिंगली आपको जो है एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अब इन केस की अगर आप देना ही नहीं चाहते, आप जानते भी लेकिन फिर भी देना नहीं चाहते,
तो जो लिमिटेड ऑप्शन है उसमें से ही आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, कोई भी एक आपको ऑप्शन जो है चूज़ करना पड़ेगा, राइट। और दूसरी चीज़ है कि लाइक अगर आप ये सोचो कि GRE GMAT में क्योंकि फ़ी पे करनी होती है इसलिए नहीं देना, तो देखो अभी जो है ये छोटा अमाउंट है, जो GRE और GMAT की फ़ी कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं जो कि आपके करियर से ज़्यादा हो। तो GRE GMAT अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसको क्वालिफाई कर सकते हो, तो उसके फ़ी पे करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द अकोमोडेशन पार्ट की स्टूडेंट्स होते हैं, उनका वीज़ा आ गया एंड नाउ दे आर कंफ्यूज कि हम लोग कहाँ पे रहें, हॉस्टल में रहें, प्राइवेट रहें, या फिर हमारे साथ कोई हो जो हम, क्योंकि अकेले एक बाहर किसी कंट्री में जा रहे हैं हम, दे आर लिविंग सो मैनी माइल्स अवे फ्रॉम होम, तो उस टाइम पे होता है कि हमें थोड़ा कंपेनियनशिप मिल जाए कि कोई स्टूडेंट हो आपके सामने में, तो आप ऐसे करवाते हैं? देखिए, अगर हमारे पास सेम यूनिवर्सिटी और सेम कॉलेज और सेम इनटेक के अगर स्टूडेंट्स हैं, राइट, और बेशक उनके जो है लाइक कोर्सेज डिफरेंट हैं, तो अगर वो सेम इनटेक में जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं साथ में ही जाएं, ठीक है। हम पेरेंट्स को जो है दूसरे पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स से लाइक हमारे यहाँ पे एक प्री डिपार्चर सेरेमनी रहती है, उसमें हम मिलवा देते हैं स्टूडेंट के जाने से पहले, राइट। तो वो जो है साथ में अपनी जो है एयर टिकट्स वगैरह बुक करके जा सकते हैं। सेकंड चीज़ है अकोमोडेशन की, तो हमारे जो हैं कुछ टाइप्स हैं अकोमोडेशन में भी हम हेल्प करते हैं, राइट। अगर आपको उनके जो चार्जेस हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है ये चार्जेस नॉमिनल है, मुझे यहाँ पे लेनी चाहिए अकोमोडेशन, तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए मोस्टली स्टूडेंट जो है वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद में वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो फॉर एग्जांपल लाइक फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर उन्होंने जो है अकोमोडेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद में उनके वहाँ पे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो सेकंड ईयर से अगर स्टूडेंट चाहें तो 4-5 स्टूडेंट मिलकर बाहर अपार्टमेंट लेकर भी रह सकते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो हर एक तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है। If some student asks us about some questions like मैंने अगर आपको ये प्रोफाइल दी तो आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो जहाँ से आपको कमीशन ज़्यादा आता है, या फिर उन जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ में हमें रिकमेंड करते हो जहाँ पे हमारे एडमिशन के चांसेस अच्छे हैं और जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट जो भी हमारे थ्रू अप्लाई करता है, अगर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, अगर उसके जो मार्क्स हमें रिक्वायर हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अगर वो नहीं है, तो हम उसका किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा सकते। फर्स्ट थिंग, अगर आप एलिजिबल हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आपने उतना स्कोर किया है जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो और वहाँ आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, तो डेफिनेटली हम फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ही जो यूनिवर्सिटी है, जो चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी है, उसको देंगे। इन केस अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है तो हम ऑल्टरनेट ऑप्शंस में आपको वो ऑप्शंस देंगे जिसमें कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई 5 यूनिवर्सिटीज़ बताई, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के, सर मुझे इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, लेकिन आपकी परसेंटेज कम है या फिर आपका आइल्स का स्कोर कम है, तो उसके जो ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं जो हमारे पास है। हम उन हर एक यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस देंगे जिनमें कि आप चाहते हैं और जो हमारे पास हैं, और या फिर कोई थर्ड पार्टी के थ्रू हमारे पास यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम कोई कमीशन बेस्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू ही जाएंगे या फिर कुछ, लेकिन जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, हम सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को देंगे। And what if the student has received a rejection from university? Let's say it is a top university, University of Glasgow in UK, and a student has received rejection from them. So can they apply again for a different course in the same university? देखो, अगर यूनिवर्सिटी उस एप्लीकेशन को जिस टाइम पे कंसल्टेंट या फिर काउंसलर अप्लाई कर रहा है पोर्टल पे, अगर यूनिवर्सिटी उस टाइम पर एक्सेप्ट करती है, रीजनिंग आपकी डिटेल्स सेम रहेंगी, डिटेल्स कोई चेंज नहीं होती, और उस टाइम पे यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो डेफिनेटली ही और शी कैन अप्लाई। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी उस टाइम पे अप्लाई जिस टाइम आप कर रहे हो उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वहाँ पे कोई एरर आ जाता है, या फिर यूनिवर्सिटी बोल देती है कि लाइक आपके जो काउंसलर होता है, कंसल्टेंट, उसके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाता है कि स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी, तो फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए कि आप अप्लाई ही नहीं कर रहे। अगर आप उसमें कोई और प्रोग्राम अवेलेबल है तो आप उसमें कर सकते हो, और एट द टाइम जिस टाइम पे आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन देती है बैकअप कोर्स का, तो जिस टाइम पे आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो उसके साथ में एक बैकअप कोर्स ले सकते हो, वो ऑप्शंस रहता है अवेलेबल। If the university intake will start in September, let's say, and I have received my offer letter in March, then can I file for my visa right after that? Yes, you can. क्योंकि वीज़ा भी ऐसा नहीं है कि आपने वीज़ा जो है आपने मार्च में अगर ऑफर आ गया तो मार्च के 2 दिन के अंदर वीज़ा हो जाएगा। वीज़ा का भी एक प्रोसेस रहता है, मेडिकल होता है आपका, उसके बाद में आपको जो बायोमेट्रिक्स होता है एंड अदर थिंग्स होता है, तो वीज़ा का प्रोसेस टाइम लेगा, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि मतलब आज आपका ऑफर आपके हाथ में आया तो कल ही आपका वीज़ा फाइल होगा। उन सब चीज़ों में भी आपका 5 डेज़, 7 डेज़, 10 डेज़ इस तरह से टाइम लगता है।
सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो अगेन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब ये आज की जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग पर है कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपकी एप्लीकेशन सबमिट की है तो उसका एक टर्न अराउंड टाइम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑफ़र आएगा। कोई ऐसा नहीं कि आज आपने एप्लीकेशन सबमिट की है तो विद इन 2 डेज़ या 3 डेज़ में आपका ऑफ़र आ जाएगा, राइट। दैट टोटली यूनिवर्सिटी का वो डिसीज़न होता है या फिर कॉलेज का वो डिसीज़न होता है। आपका कंसल्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फॉलोअप ले सकता है, लेकिन आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होना रिजेक्ट होना दैट्स टोटली यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन आपका जो कंसल्टेंट है या फिर आपका जो काउंसलर है, अगर उसने आपकी प्रोफाइल उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सबमिट की है तो मान के चलिए कि 85 to 90% वो श्योर है कि आपकी प्रोफाइल उस प्रोग्राम, उस कोर्स और उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए एलिजिबल है, तभी उन्होंने वो प्रोफाइल आगे वहाँ पर सबमिट की है, राइट। तो आज का जो ये सेशन है यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा वीज़ा के रिगार्डिंग होगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।